Welcome to Quality Coaching Academy. बेटा आप क्वेश्चन नंबर 69 देखें। द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो एक मॉलिक्यूल का मास 17 AMU होता है। 17 ग्राम नहीं, 17 AMU। दिस इज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। और अगर आप 1 मोल अमोनिया लें तो फिर इसका मास होगा 17 ग्राम। अच्छा, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 17 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 17 ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो कौन सा जवाब ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों ठीक है। एक मॉलिक्यूल का मास AMU स्केल पर कितना होगा? 17 AM। और एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम स्केल पर कितना होगा? 17 को एवोगाड्रो नंबर पर डिवाइड करना होगा, क्योंकि दिस इज द मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक का मास कितना होगा? दिस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। Question number 70. This is question number 69. Next question is 70. 1 mole of carbon has as many carbon as present in. देखो, 1 mole कार्बन में, 1 mole कार्बन में कितने कार्बन एटम होते हैं? 1 mole of कार्बन एटम, राइट? और हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हाफ मोल कार्बन एटम होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है? C1O2। तो जितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं उतने मोल्स कार्बन के होंगे इसमें। और हाफ मोल ऑफ CH4 के अंदर भी हाफ मोल कार्बन एटम होंगे। लेकिन हाफ मोल ऑफ ईथेन C2H6, हाफ मोल ऑफ ईथेन में यहां पर कार्बन डबल है ना, तो 2n2 हाफ इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो 1 मोल कार्बन में जितने एटम हैं तो ईथेन के हाफ मोल के अंदर उतने ही कार्बन के एटम होंगे। समझ आ गई बात? और देखिए बेटा, हाफ मोल ऑफ CH3OH, इसमें कार्बन 1 है ना, तो इसके हाफ मोल में हाफ मोल कार्बन एटम होते हैं। तो ट्रू जवाब कौन सा है? कि 1 मोल कार्बन में जितने कार्बन के एटम होते हैं तो ईथेन के हाफ मोल में उतने ही कार्बन एटम होते हैं, क्योंकि ईथेन में हर मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन की तादाद डबल है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71. Combustion of 1 mole of an organic compound require 4 moles of oxygen. The formula of organic compound, इसके लिए आपने बैलेंस इक्वेशन खुद लिखना होगा। समझ आ गई बात? तो ये जो C3H4 है ना, इसके साथ अगर आप ऑक्सीजन कंबाइन करें, देखो बैलेंसिंग का तरीका सीखें। कोई भी हाइड्रोकार्बन वो कंबशन पर 2 चीजें खामखा बनाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। रास्ते रास्ते में ये और भी कंपाउंड बना सकते हैं, अल्कोहल भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कंबशन या ऑक्सीडेशन विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहां पर कार्बन कितने हैं? 3 हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल बात है। हाइड्रोजन 4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। 3 2s are 6 और 2 8 ऑक्सीजन आ गए ना, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करें। तो यहां पर इसके 1 मोल के साथ इसके कितने मोल कंबाइन होते हैं? 4 मोल। तो सही जवाब जो है वो सी ऑप्शन है। और बाकी
को अगर आप बैलेंस करके लिखोगे तो वहां पर ऑक्सीजन के मोल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं ना वो मुख्तलिफ होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप मीथेन लेते हैं तो मीथेन के साथ अगर आप ऑक्सीजन कंबाइन करें तो देखो हाइड्रोजन 4 है तो 2 मोल्स ऑफ H2O बनेगा। 2 over 2, 2 2s are 4। तो यहां पर इसके 1 मोल के साथ ऑक्सीजन के 2 मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो ए ऑप्शन गलत है। इसी तरह बी को आप बैलेंस करें, डी को बैलेंस करें तो सबसे जवाब ठीक नहीं आएगा। किससे ठीक जवाब आएगा? C3H4 से। एंड व्हाट इज C3H4? C3H4 इसको कहते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन ये अल्काइन है। अल्काइन का जर्नल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो Cn है यानी C3 है तो 2 multiplied by 3 minus 2 तो ये हो जाएगा 4। ये 1 प्रोपाइन है कि 2 प्रोपाइन? 1 प्रोपाइन। प्रोपाइन में 2 प्रोपाइन होता है कि नहीं? प्रोपाइन हमेशा 1 प्रोपाइन होता है, इसमें 2 नहीं होता। ब्यूटाइन में फिर 1/2 होता है। दोबारा प्रोपाइन के बचे हमेशा द पारा 1 प्रोपाइन देखिए 2 प्रोपाइन नहीं दा मुंगा बैलेंस को बचे का मुंगा कार्बन 3 की मल्टीप्लाई को हाइड्रोजन 4 दिन मुंगा 2 सारा मल्टीप्लाई हो ठीक छुआ उस ऑक्सीजन उस मेरा 3 2s are 6 over 2 नो 8 सो नो 4 2s are 8। तो इसके 1 मोल के लिए इसके कितने मोल रिक्वायर्ड होते हैं? 4 मोल। क्वेश्चन में यही पूछा था कि किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए 1 मोल के लिए 4 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। तो ये आप बैलेंस इक्वेशन से मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72। दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Which of the following compound contain highest percentage of oxygen? तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो कैलकुलेटर लेकर एक एक के परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। इस तरह नहीं करना है आपने। वो तरीका तो आपको पता है ना कि परसेंटेज ऑफ फॉर एग्जांपल एन एलिमेंट कार्बन विल बी इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन इधर आपने ये नहीं करना है, आपने यहां पर सिंपल तरीका इख्तियार करना है। देखो Na2O है हमारे पास, दूसरा क्या है Al2O3 है, SiO2 है और कार्बन डाइऑक्साइड है। किसका मास वो पूछ रहा है कि किसका परसेंटेज ज्यादा है? ऑक्सीजन का। हाँ, तो इसका तरीका ये है कि आप ऑक्सीजन का जो फार्मूले में मास है ना, फार्मूला मास, उसको दूसरे एलिमेंट इसके साथ जो दूसरा एलिमेंट है तो इस पर डिवाइड करें। समझ आ गई बात? तो ऑक्सीजन यहां पर 1 है। एक ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। और 2 सोडियम का मास कितना होता है? 1 का 23 है ना, तो ये 46 आता है। Al2O3 में ऑक्सीजन 3 है तो ये हो जाएगा 48 और इसका और एल्यूमिनियम 2 है तो 2 एल्यूमिनियम का मास होता है 54। ऑक्सीजन का मास 2 ऑक्सीजन का मास कितना है? 32 और सिलिकॉन का मास है 28। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है? 32 और ये कितना है? 12 है। बस आप देख लें कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो किस में ज्यादा होगा, किस में ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा। तो आपने इस रेशो से मालूम करना। इधर देखें, ये डिनोमिनेटर क्या है? इससे बड़ा है ना, तो इससे जवाब आएगा लेस देन 1, अंडरस्टैंड? और इससे अप्रॉक्सीमेटली 1.1 आ जाएगा, लेकिन इससे जवाब आएगा 2 से भी ज्यादा।
तो इस तरह आपने कंपैरिजन के तरीके से मालूम करना होगा। कोई शुबह वरा? और इस रेशो से आपको यानी सही जवाब उसने पूछा नहीं है कि फलाने में परसेंटेज कितना है वो नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा किस में ज्यादा है। सो यू कैन सॉल्व इट बाय दिस मेथड, बाय द रेशो मेथड। तो 72 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, इसके साथ कितना वाटर मिल रहा है? 12.6 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये फिर हाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रेटेड साल्ट बनाता है। तो पहले हम इससे मोल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मोल्स। मोल्स बनाने का तरीका क्या है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसका मोलर मास जो है ना वो है 120। इससे क्या जवाब होगा? 0.1 मोल। और वाटर के मोल्स बनाने के लिए 12.6 को डिवाइड करना होगा। नहीं, वाटर का मोलर मास कितना है? 18, तो इसे आएगा 0.7। तो ये 0.1 है और ये 0.7 है। तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर किस रेशो में है? 1:7 में है। सो द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रेटेड साल्ट इज 7H2O। तो यहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कितने हैं? 7। क्या मतलब है कि 1 फार्मूला यूनिट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कंटेन्स हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल? 7 वाटर मॉलिक्यूल। Question number 74. Equal moles of reactant A and B and C are reacted with one another and they form product. Question को गौर से पढ़ें। उसने क्या कहा है कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दीज रिएक्टेंट, इन सारे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स उसने लिए हैं बराबर बराबर। क्या लिए हैं? बराबर बराबर। तो जब सारे रिएक्टेंट्स के मोल्स आपस में बराबर हों तो फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा, जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जब 2 मोल A यूज होगा तो B का 1 मोल यूज होगा और C के कितने मोल यूज होंगे? 4 मोल। तो जो ज्यादा यूज होगा ना वो जल्दी जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। क्या कहा मैंने? कि जब नंबर ऑफ मोल दोनों रिएक्टेंट के या 3 या 4 रिएक्टेंट के आपस में बराबर हों तो फिर इक्वेशन में जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा, इक्वेशन में जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा वो जल्दी जल्दी यूज होगा, ज्यादा यूज होगा। तो दिस विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Our reactant number C is the limiting reactant. 75. The electronic configuration of cadmium, ये याद रखो कि एक ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम को देखें, पोटेशियम को, रुबीडियम को, लिथियम को। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, सोडियम की है 3s1, 4s1, 5s1। और ये 2 शो कर रहा है कि लिथियम सेकंड पीरियड में है, ये थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ में और ये फिफ्थ में। और ये भी शो कर रहा है कि ये s ऑर्बिटल 5th ऑर्बिट में है और ये सेकंड ऑर्बिट में है। समझ आ गई बात? तो अल्कली मेटल, जो भी अल्कली मेटल है एक ही ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में है और सबका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होगा, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। समझ आ गई बात? इसी तरह सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है तो इसका क्या होगा? 3s2 होगा, इसका 4s2 होगा।
इज इट ओके? इसी तरह आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जिंक है, फिर उसके नीचे कैडमियम और उसके नीचे मरकरी है। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 4d10। समझ आ गई बात? और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 and 5d10। अंडरस्टैंड? तो ये किस पीरियड में है? ये किस पीरियड में है? फोर्थ में। ये किस पीरियड में है? फिफ्थ में। और ये सिक्स्थ में। अच्छा, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D10 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 और s ऑर्बिटल भी क्या है? कंप्लीटेड है। s ऑर्बिटल भी कंप्लीटेड, d भी कंप्लीटेड है। अंडरस्टैंड? तो ये सारे एक ही ग्रुप में है। अच्छा, ये आसानी से ये s वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकता है, तो ये +2 आयन बनाता है। इस वजह से पीरियोडिक टेबल में इस ग्रुप का नाम है 2b ग्रुप। Why it is called 2b group? Because their oxidation state is +2 +2 +2। अच्छा, ये भी याद रखें कि जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो? पेयर्ड, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। ऐसे स्टेबल जिस तरह की इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। तो इनर्ट गैसेस में भी आपको अगर पता है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, बिकॉज देयर आर वीकर बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स। और इन एटमों में भी यानी जिंक के एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? बिकॉज देयर वैलेंस शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। तो जिंक का जो पीरियड है इसमें सबसे लोअर जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ट्रांजिशन एलिमेंट वो जिंक का होगा, और इस पीरियड में कैडमियम और इसमें मरकरी का होगा। और आपको पता है कि मरकरी में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है ना? है। मरकरी में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होने की वजह से इट इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मरकरी में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है कि पानी में? हाँ? पानी में। हाय हाय, तासु बस सीधा खबर और इधर से चाके हाइड्रोजन बॉन्ड नो बदागा बॉइलिंग पॉइंट पूरी दुनिया में रहती है, ऐसे नहीं होता। मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, इसमें स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका काफी ज्यादा है। तो मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, मोर देन 500 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तासु कोई बचे नो विच क्वेश्चन आई वाज गोइंग टू डिस्कस? 75 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। गुड। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 76। The spacing between the spectral line and the Balmer series। बाल्मर सीरीज जानते हो ना? बाल्मर सीरीज में एक साइड पर रेड कलर होता है, कौन सा? रेड। दूसरे साइड पर वायलेट कलर होता है। वायलेट कलर कब बनता है? When the electron jumps from n is equal to 6 to n is equal to 2। रेड कब बनता है? When the electron jump from n is equal to 3 to n is equal to 2। और एक होता है ब्लू वायलेट, कौन सा? ब्लू वायलेट। और एक होता है ब्लू ग्रीन। तो ये चार कलर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हमें नजर आते हैं। दिस कलर इज फॉर्म when the electron jump from n is equal to 4 to n is equal to 3 and n is equal to 5 to n is equal to 2 है। ये सारे 2 है। समझ आ गई बात? बाल्मर सीरीज में the electron are jumping from higher orbit to the second orbit, लेकिन इसको स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। तो इन स्पेक्ट्रल लाइंस में स्पेसिंग जो है ना वो एक जितना नहीं होता,
बल्कि रेड और ब्लू के दरमियान ये स्पेस ज्यादा है, फिर ये स्पेस कम हो चुका है, फिर इधर और भी कम हो चुका है। तो जब हम रेड से वायलेट की तरफ जाते हैं, रेड से वायलेट की तरफ जाते हैं, तो ये स्पेसिंग जो है ना ये कम होती जाती है। तो ये याद रखें, ये स्पेस बराबर नहीं होता है बल्कि ये डिक्रीज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखो ये सारी चीजें आपके बुक में होती है ना, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इन चीजों को इग्नोर कर लेते हैं। तो इग्नोर किसी चीज को नहीं करना है, जो आपको गैर अहम नजर आता है वही पर्चे में पूछा जाता है। ये बीच में कोई शॉर्ट नोट लिखा होता है, कोई ऐसी चीज लिखी होती है जिसकी आपको समझ नहीं आती है ना, वही चीज इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर, लेकिन आउट चीजें जो है ना वो पेपर में आती नहीं है, और अगर आ जाए ना तो फिर उसकी फिक्र ना करें, वो किसी को भी नहीं आती है। तो जो चीजें आपके कोर्स में हैं उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करें। अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो इतने लंबे चौड़े कैलकुलेशन वो करते हैं, अपने आप को वो करते हैं ना, धोखा देते हैं कि शायद ये इंपॉर्टेंट है, शायद ये इंपॉर्टेंट है। मुश्किल क्वेश्चन पर्चे में बहुत तोड़े आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एक लाइन वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं। 4 और 5 लाइनों वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। अगर आते भी हैं तो वो कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन होगा। तो ज्यादा अपने लिए सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को ज्यादा अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। मैं तो स्टूडेंट को चीजें आसान करके बताता हूं, बहुत मुश्किल चीज बहुत आसान बनाए अपने लिए। और बी कॉन्फिडेंट, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप पर्चा देखते हैं तो अब पर मिर्गी की बीमारी आ जाती है, इतना डर जाते हैं। तो डरे नहीं। अच्छा, अगर आप फेल हो गए ना तो कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाएंगे। हाँ अच्छा, नहीं फेल होंगे वैसे, लेकिन आप बोल्ड हो। जो आदमी डर जाता है ना वो मर जाते हैं और गर भी जाते हैं। नो कॉन्फिडेंस सरा पर्चा हो यो क्वेश्चन जसंग कलार यो माला खुदा टोल क्वेश्चन रहेगा ब्याम यो क्वेश्चन तगोरमा। और बाज़ औक़ात हम सोचते नहीं हैं तो क्वेश्चन हमसे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अच्छा, परसों मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि देयर आर हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो 1 2 3 और 4 कितने होते हैं? सो देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं 2। जब इसके साथ दूसरा वाटर होगा तो फिर ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो अकेले एक वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं। और जब हम पूछते हैं स्टूडेंट से कि विच वन कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड, किस में हाइड्रोजन बॉन्ड है? कार्बन डाइऑक्साइड में, फॉर एग्जांपल मीथेन में, हाइड्रोजन में, बेंजीन में। तो हो सकता है कि कोई इसको टिक करे ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन ही में होगा ना। हाइड्रोजन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ, नन ऑफ देम। अच्छा, आयोडीन और पानी में बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होगा? पानी और आयोडीन में। आयोडीन में कौन सी फोर्सेज हैं? लंदन। और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, लंदन फोर्स। बॉइलिंग पॉइंट बचा जी आयोडीन का पानी से ज्यादा है। वजह क्या है? क्योंकि आयोडीन का मॉलिक्यूल बहुत मोटा है, तो उसके अंदर अगरचे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है लेकिन लंदन फोर्सेस उसमें इतने स्ट्रांगर हैं
कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर बारी हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। तो ये भी नहीं है कि किसी चीज में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो बस वो बेचारा बिल्कुल काफिर होगा। समझ आ गई बात? कुफर तो वसड़े पर हाइड्रोजन बॉन्ड नो बसेगा। पर ये खबर अब से बचे। अच्छा, तो मैं कौन से क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था? 76 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दामेटो कम बचे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा है कि पोटेशियम में ये एनर्जी ऑर्डर किस तरह होता है? 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, तो 4s पहले फिल होगा और 3d बाद में फिल होगा। ऑफ बा ऑर्डर पढ़े ना, ऑफ बा ऑर्डर। लेकिन ये याद रखें कि जब एटॉमिक नंबर 21 या 20 से ज्यादा हो जाता है फिर ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है। फिर 4s की एनर्जी जो है ना वो 3d से ज्यादा होगी। सो दिस इज फ्रॉम z इज इक्वल टू 1, फ्रॉम z इज इक्वल टू 1 अप टू z इज इक्वल टू 20, और बाद में जो एलिमेंट है तो उनके लिए फिर ये ऑर्डर उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर, मैंने ये कहा कि पोटेशियम के केस में 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। इसके लिए वो हम n+l रूल इस्तेमाल करते हैं। कौन सा रूल? n+l। तो देखो 4s के लिए n की वैल्यू 4 है, देता था n वैल्यू वही का ना, और इज़िम्यूटल क्वांटम नंबर फॉर s ऑर्बिटल इज 0। और 3d के लिए n इज इक्वल टू 3 बट l इज इक्वल टू 2 पर d, तो इससे 5 आता है। तो जिसका n+l बड़ा होगा, n+l जिसका बड़ा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जिसका n+l कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। इसको कहते हैं n+l रूल, या इसको कहते हैं विस्वेसर रूल। विस्वेसर रूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 78 है, which one of the following configuration represents an inert gas? inert gases, हाँ, आप inert gas नियान ले लें। नियान का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 1:2, 2:2 and 2p6। नियान के नीचे आर्गान है तो वो होगा 3p6, और आर्गान के फिर क्रिप्टॉन है वो 4p6 होता है। जीनान जो है वो 5p6, रेडान जो है वो 6p6 है। रेडान किस पीरियड में होगा? रेडान 6 पीरियड में, ये 5th पीरियड में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इनर्ट गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NH2 NP6। सिर्फ हीलियम जो है ना वो NH2 है, 1:2 है, बाकी सब में PP6 होंगे। और यही वजह है कि हीलियम जो है ये p ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, इट इज s ब्लॉक एलिमेंट। बाकी सारे इनर्ट गैसेस जो है ना वो p ब्लॉक एलिमेंट है। तो बताएं इसमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? सी ऑप्शन। अच्छा, ये जो 3p1 है ये किस मर्ज की दवा है? ये किस ग्रुप का एलिमेंट होगा? P1। ये p ब्लॉक जो है ना, p ब्लॉक, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो जो एलिमेंट थर्ड ग्रुप में होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा p1। जो 4th A में है उनका कॉन्फ़िगरेशन होगा p2 पर खत्म होगा। जब 5 में होगा तो ये p3 होगा, नाइट्रोजन का p3 है, और ब्या 6 ये होचे नो अगवा p4 भी, ब्या 7 बा p5 इज हेलोजन, हाँ, और 8th A ग्रुप या 0 ग्रुप में मरता हुई नो दावा p6 भी। यो खुस्ता सु कॉलेज तम डेरा तलवारी, ब्या कोर तम डेरा तलवारी, डिस्कशन तम नहीं सारे मंडे वखैरा वखै।
ना दो में से जान ला पूरा दो में से जान ला पूरा रगड़ा वर्कीगा और दा किताबों ना खो उगोरी मजबूत बस इंशाल्लाह से पयो गो के बतासु कामयाब बशे तासु पोशे बहावर मैं अगर इसके लिए इसको हटाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स की जरूरत है और मैं एक एक न्यूटन फोर्स लगाता हूं एक एक न्यूटन तो ये नहीं हिलेगा अपनी जगह से तो एकदम इसको कितना फोर्स देना है 10 न्यूटन तो 10-20 न्यूटन फोर्स आपने लगाना होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 79 देखा ना। अच्छा कहता है कि हाइड्रोनियम आयन का नाम सुना है। हाइड्रोनियम आयन में कितने लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास? एक लोन पेयर। गुड। अच्छा इस आयन में कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? कोवेलेंट हाँ 2 और कोऑर्डिनेट 1। अच्छा ये दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कि नहीं? हाँ लोन पेयर और सरद्वदी का तो एक पेयर ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो दूसरा बनाएगा कि नहीं? हाँ नहीं बनाएगा। अच्छा वो बना रहा था, वो लोन पेयर बना रहा था लेकिन ये लोन पेयर नहीं बना था। वजह से क्योंकि इसके ऊपर अब प्लस चार्ज है तो जब एटम पर प्लस चार्ज रहेगा so the electron become tightly bound, the electron become tightly bound। जब ये न्यूट्रल था तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर पर ऑक्सीजन का अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं था। अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से द इलेक्ट्रॉन पेयर इज हेल्ड वेरी टाइटली so the second pair is not available for making a coordinate bond। अच्छा हाइड्रोनियम आयन की शक्ल क्या है? पायरामिडल है ना, पायरामिडल। जब 3 बॉन्डेड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा तो ऐसी चीज का शेप क्या होगा? पायरामिडल होगा। PH3 भी इस तरह होगा। समझ आ गई बात? अमोनिया का शेप भी इस तरह होगा और फास्फोरस क्लोराइड का शेप भी इस तरह होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। इसमें भी 3 बॉन्डेड पेयर है, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन। तो जब किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर बराबर बराबर होंगे, समझ आ गई बात, तो फिर उनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो सेम होती है। तासु पूछे बच्चे। अच्छा पिछले साल पर्चे में ये क्वेश्चन आया था कि वाटर में जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री समझ आई बात? एक होती है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह होते हैं ना, टेट्राहेड्रली अरेंज हुए होते हैं। कौन सी अरेंजमेंट होती है? हाँ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। लेकिन वाटर का जो शेप है वो कैसे होगा? दैट इज एंगुलर। इसी तरह अमोनिया में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है? अगेन इट इज टेट्राहेड्रल बट द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज पिरामिडल। तो कभी वो आपसे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का पूछते हैं तो कभी आपसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का पूछते हैं। तो आपने क्वेश्चन को समझना है कि ये आपसे मांग क्या रहा है, उसी के मुताबिक आपने जवाब देना होगा। 79 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 इन BF3 मैंने आपको पहले बताया था स्टीरिक नंबर हम मालूम करें। किसी एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के लिए स्टीरिक नंबर हम कैलकुलेट करें। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप देखेंगे कि इस सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम अटैच हैं, कितने एटम अटैच हैं, और लोन पेयर इसके साथ 0 है। तो इससे जो जवाब आएगा, अगर ये 3 होगा तो ये sp2 होगा, अगर ये 4 होगा तो ये sp3 होगा। जिस तरह NH3 में है ना, तो इसमें देखो 3 एटम है हाइड्रोजन के और ये ओवर सारा लोन पेयर है sp3 भी। और कद्ववी का स्टीरिक नंबर 2 बराबरी
नो ब्याबा sp हाइब्रिडाइज। अगर स्टीरिक नंबर 5 होगा तो फिर dsp3, अगर सीरियल स्टीरिक नंबर 6 होगा तो d2sp3। देता वही ट्राइगोनल बाई pyramidal और देता वही ऑक्टाहेड्रल। बस उमदा यसो क्वेश्चन है खबर दा हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्रिकल शेप दाखिल किसी दे आर क्लोजली रिलेटेड टू। तो कभी हाइब्रिडाइजेशन बताया होगा, आपसे पूछेगा कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। कभी शेप बताया होगा तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 80 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 में व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड में कौन से बॉन्ड होते हैं? तो ये भी कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। HCN इज कोवेलेंट, सो ऑल आर कोवेलेंट बॉन्ड, ओनली कोवेलेंट। 81 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट। अंडरस्टैंड? अब देखो ना, अक्सर मुझसे भी गलती हो जाती है, इसका जवाब मैंने गलत दिया है वहां पर। वजह क्या है? क्योंकि मैं पर्चे में पुराना पर्चा उठाकर उसमें क्वेश्चन रद्द बदल करता हूं, तो वहां पर क्वेश्चन मैंने दिया होता है पोटाशियम साइनाइड ना, इधर मैं HCN देता हूं, फिर भूल जाता है कि मैंने क्या करना है आगे। तो अगर KCN होगा, क्या होगा? KCN। तो पोटेशियम साइनाइड में आयनिक बॉन्ड भी है और ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो फिर दोनों है। लेकिन अगर HCN है तो ये फिर सारे कोवेलेंट। अब अक्सर पर्चों में ये KCN का पूछा जाता है, तो मैंने इसको थोड़ा चेंज किया। मैंने कहा चलो HCN का पूछो कि उसमें स्टूडेंट क्या कहते हैं ना। तासु पूछ खबर और माता जो गलत तो ले जबा के बखला गलत, जैसे होता है कभी कभार। हाँ, गलतियों से ना घबराएं, गलतियों से आप सीखते हैं, गलतियों से आप सीखते हैं। आप एक दफा किसी रास्ते पर ठोकर खाओगे ना, आइंदा के लिए आप उस रास्ते पर सही रफ्तार से जाएंगे। अगर आप ठोकर नहीं खाएंगे तो आप बेएहतियाती से जाएंगे। फेल्यूर जो है ना, फेल्यूर दैट इज की टूवर्ड्स द सक्सेस। फेल हो जाए अच्छी बात है, लेकिन उससे सबक सीखें। दाना चलो दाना पर नग बांधे रा गुर्जे गई पर कहानी बांधे। हाँ, अच्छा 81 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, which one of the following molecule has highest bond energy? नो देखिए HF वाली ठीक है। वाई? क्योंकि हाइड्रोजन इज अटैच टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो HF जो है, इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी। दैट इज हाईली पोलर बॉन्ड। और ये भी याद रखो कि HF में बॉन्ड आयनिक नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अगरचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो ज्यादा है 1.7 से, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोवेलेंट है, लेकिन हाईली पोलर है। और इसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है, HCl से HCl का ज्यादा है, HBr से HI से। नो बॉन्ड बचे चा मजबूत हुई न HF, और बॉइलिंग पॉइंट बचा ज्यादा हुई न HF, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट HF का सबसे ज्यादा है, फिर दूसरे नंबर पर HCl का। HBr का बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज्यादा है, और HI का बॉइलिंग पॉइंट फिर HBr से ज्यादा है। तो वैसे ट्रेंड ये है, लेकिन यहां पर HF आउट गया है, उसका जरा ज्यादा बॉइलिंग। हालांकि मोलर मास के लिहाज से इसका बॉइलिंग पॉइंट इधर आना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं है। दावली बिकॉज देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स।
अच्छा, यहां पर HI और HBr का बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज्यादा इस वजह से क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है एंड दे पोजेस स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 82 हो गया। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83। मेरे ख्याल में मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, तेज हो जाऊं? चलो ठीक है। इस इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करें, इस इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करें तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल अगर हम ले, कितने मोल्स लें? 2 मोल्स, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल बनेंगे, ठीक है ना? अच्छा, जो रेशो मोल्स के बीच में होती है वही रेशो वॉल्यूम के बीच में होती है। क्या मतलब है? मतलब अगर ये 2 डेसीमीटर होगा तो ये भी 2 डेसीमीटर क्यूब होगा, अगर ये 10 डेसीमीटर क्यूब होगा तो ये भी 10 होगा। नो देन अब हम 10 जोड़ेंगे, सही शो बच्चे? नो देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, question number 84, at which temperature the deviation of nitrogen from the ideal behavior will be maximum? तो लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85, रियल गैसेस जो है दे बिहेव नॉन आइडियली जब टेम्परेचर क्या होगा? लो और प्रेशर ज्यादा। लो टेम्परेचर पर अट्रैक्टिव फोर्सेस उसमें पैदा हो जाती है, समझ आए? और हाई प्रेशर पर एम्प्टी स्पेसेस बहुत कम हो जाती है, तो गैस को कंप्रेस करना मुश्किल हो जाता है। नो, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 85 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पर 84 के बचे 100 केल्विन, ये देखो गिवन टेम्परेचर में सबसे कम टेम्परेचर ये है, तो जितना टेम्परेचर कम होगा गैस उतना ज्यादा डिविएशन शो करेगा। रियल गैसेस भी है और नॉन आइडियल चिसमरा यखनी जाते हैं व्याता सुमांजल न देगा ना जुमाता, हां ब्याडेर डिविएशन शो घर में केटोल खुशी है मांजला वो 10 कोलम मसानी का और पजी में किसे चली टोल सहर मांझे के यादरे कसानी या सलोग वो जो सही मुसलमान होते हैं और ऐसी चे गपशप वाली नीदश पे यवा बजौदिश या सहर 10 बजे रहा बस, बहुत खतरनाक बात है। उस आदमी के जिंदगी में इल्म में बरकत नहीं होती है जो रात को बहुत लेट सोता है और दिन को बहुत देर से जागता है। ये बहुत गलत आदतें हैं, ये कुफार की आदतें हैं, मुसलमानों की आदत ये नहीं है। समझ आ गई बात? रात को सवेरे सोए सवेरे उठे, आपका दिमाग तरोताज़ा होगा। तस्वीर केमिस्ट्री ने दर्जी करना था 2 बजे तस्वीर देखिएगा दशे और ब्या सहर से सबक टे मांझे टे ब्या तस खूब ना खाओ। क्वेश्चन नंबर 86, द वैल्यू ऑफ आर इज, ये ए जवाब भी ठीक है, समझ आ गई बात? और द सी ऑप्शन होम करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लेटर एटमॉस्फेयर में इसकी वैल्यू 0.08 होती है और जौल में 8.314 जौल होती है। क्वेश्चन नंबर 87, डेंसिटी ऑफ द गैस, आप याद रखें कि डेंसिटी जो है वो प्रेशर ज्यादा होने से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि गैस कंप्रेस होगा ना, जब कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वॉल्यूम। क्या कहा मैंने? प्रेशर ज्यादा करोगे तो वॉल्यूम कम होगा ना, जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी, तो ये भी ज्यादा और ये भी ज्यादा, तो दोनों में डायरेक्ट। लेकिन टेम्परेचर को ज्यादा करने से, टेम्परेचर को ज्यादा करने से वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो डेंसिटी कम, तो इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। समझ आ गई बात? अब देखें बेटा, एसटीपी किसको कहते हैं? 0 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा, और बी ऑप्शन जो है ना, ये भी असल में एसटीपी ही है,
दाम STP देगा ना, वो सिर्फ मुंगा केल्विन तक चेंज करे दे। अंडरस्टैंड? और सी ऑप्शन में है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 एटमॉस्फेयर। तो यहां पर टेम्परेचर सब में एक जैसा है, लेकिन यहां पर प्रेशर ज्यादा है। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट पोजेस हाइड्रोजन बॉन्ड इंडिकेट। देखो इथेनॉल अल्कोहल है ना, उसमें OH है ना, OH O-H। तो ऐसी चीज में जिसमें OH बॉन्ड होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। फिनोल में भी क्योंकि OH ग्रुप है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। एमाइंस जानते हो, एमाइंस ताकि कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बने। और बेंजीन की निशान 88 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, आर्थोरम्बिक का खुसूसियत ये है कि इसमें जो एजेस है ना, क्यूब के जो एजेस होते हैं ABC दा बखुल के बराबर नवी हो, एंगल बटोली 90 बराबर दा यादोल सर ताल्लुक साथी पदे की ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म कोवेलेंट क्रिस्टल। देखो इसका मतलब है कि ये बाकी सारे कोवेलेंट क्रिस्टल बनाता है, सिर्फ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये कोवेलेंट क्रिस्टल नहीं बनाता। क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। क्या है? दिस इज अ मॉलिक्यूलर, सो दिस इज नॉन पोलर। और दो कार्बन टेट्राक्लोराइड जब आपस में नजदीक आते हैं, इसका डायपोल मोमेंट 0 है, डायपोल मोमेंट 0 न पता कि वह कम यो फोर्सेस में लंडन फोर्स। इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस वी हैव ओनली लंडन फोर्सेस। तो इसके अंदर क्या होंगे? पदे के बाद मॉलिक्यूल आर अटैच्ड टू वन अनदर विद द हेल्प ऑफ वान डर वाल फोर्सेस। तो इस वजह से सॉलिड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इसका जो क्रिस्टल होगा ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होगा, इसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कहते हैं। तो 90 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, अगर क्लोरीन को हटाकर ब्रोमीन लगाएं तो फिर ब्रोमोफॉर्म हो जाए, अगर आयोडीन लगाते हैं तो फिर आयोडोफॉर्म होगा। दावा पोलर भी का नॉन पोलर भी, ये तो नॉन पोलर है ना, ये सारे क्लोरीन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, बट दिस इज पोलर, दिस इज। अच्छा इसमें कौन सी फोर्सेस होती हैं? डायपोल प्लस लंडन फोर्स, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में ओनली लंडन फोर्स। बॉइलिंग पॉइंट बता चल जाती आपके ख्याल में? हाँ क्लोरोफॉर्म का ज्यादा होगा ना, ब्याम का फिर को का। अच्छा दादा तकरीबन 61 डिग्री है और दादा 77 के करीब है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगरचे सिर्फ लंडन फोर्सेस हैं, लेकिन वो इसके मुकाबले में ज्यादा क्यों है पता है? वजह यह है कि हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन है ना, और यहां पर एक क्लोरीन इजाफी है जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस मॉलिक्यूल में ज्यादा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा और ऐसे मॉलिक्यूल को पोलराइज करना आसान होगा। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, although it has only one type of forces, लेकिन इसमें दो हैं, लेकिन वो दोनों उस एक का मुकाबला नहीं कर सकते। जमुन कली की ऋणों का ना यो डेर जामन होता यो लग जामन अब बल और तवेर विस्ताव डेर जामन दी आगा इला यो जे आगा और तवेर जमा जामन टोल का गवा के दे लगा पहलवान ने यो देगा ना, लेकिन आप पहलवान ने और हमारे टोल जामन नहीं हुआ, टोल बेकार है। तो इसमें दो हैं लेकिन उसमें एक फोर्स है, लेकिन वो इस एक का मुकाबला नहीं कर सकता। और दा शुक्र है पलती फुम न पोए गई आओ
درته سړی متوجه نه کړي نو نه دله خندا درځي نه دله ژړا درځي. ته وایې که چې انټري ټېسټ تاسو یو شل ځلې پیل کړی دی نو مره خفه ناستې که کوېسچن نمبر 91 یو خو یریږئ بالکل مرګ نه مه یریږئ بس چې کله دې پوری خو مړ به شي اویره ویره خوند نه کوي او چې ویریږي بیا به هر وخت یې مړ کېږي بس یو ورځ به مرو. Calcite and aragonite are the polymorphs of calcium carbonate. शाबाश. पॉलीमॉर्फ हो पेजनेगा एक ही कंपाउंड के दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 92 which of the following substance is isotropic? Isotropic से तो जिसमें जो डायरेक्शन बदलने से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने पढ़ा था ना क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक एंड एमार्फस आर आइसो. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है और जब क्यूबिक क्रिस्टल होता है कौन सा तो वो बेचारा भी आइसोट्रोपिक होता है. सोडियम क्लोराइड को क्यूबिक क्रिस्टल जोड़ेगा तो क्यूबिक क्रिस्टल जो होते हैं ना वो खुद भी आइसोट्रोपिक होते हैं. तो कौन सा जवाब ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 93 क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट एट वन टेम्परेचर सिंगल टेम्परेचर देता मंगा शार्प मेल्टिंग पॉइंट दावले बिकॉज दे हैव यूनिफॉर्म अट्रैक्टिव फोर्सेस. दे हैव यूनिफॉर्म अट्रैक्टिव फोर्सेस. क्या मतलब आपने ये सॉलिड लिया है इधर देखें यू हैव अ सॉलिड दिस इज अ सॉलिड. अच्छा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस हर जगह पर सेम अंडरस्टैंड. तो जिस टेम्परेचर पर ये दो एटम एक दूसरे से जुदा होते हैं उसी टेम्परेचर पर ये दो एटम भी जुदा होंगे. इसी टेम्परेचर पर ये भी जुदा हो तो सारा का सारा सॉलिड एक ही टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगा. लेकिन एमार्फस सॉलिड में किसी जगह पर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती है और किसी जगह पर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर होती है. तो ये जगह ज्यादा जल्दी मेल्ट नहीं होगा यहां पर ये ज्यादा जल्दी मेल्ट होगा. तो इस वजह से एमार्फस सॉलिड में चूंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस यूनिफॉर्म नहीं है सो दे विल मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर नॉट एट अ सिंगल टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर 94 consider is this reaction A plus B 2C plus D, the equilibrium concentration of B is 10 mole per liter. This is very interesting. What will be the new equilibrium concentration of B if 5 mole of pure B is added? कहता है कि अगर हमारे पास A plus B हो इससे क्या बनता है C plus D. इक्विलिब्रियम स्टेट में इसकी कंसंट्रेशन क्या है 10 ब्यावर सर मुंगा 5 एड हो तो समरस हो 15 का. लेकिन लीशेडर क्या कहता है कि जब आप रिएक्टेंट ज्यादा करते हैं तो फिर क्या होगा फॉरवर्ड. जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा तो इसका कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना कि नहीं बस अपनी जगह पर खड़ा रहेगा. ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा. जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो इसकी जो कंसंट्रेशन हमने 5 डाली थी ना नाउ इट विल बी लेस देन 5. समझ आ गई बात. तो 10 तो उसकी पहली कंसंट्रेशन थी बी की और मुंगर सर 5 8 को हो 5 पर 5 न पाती की देना बस प्रोडक्ट था कन्वर्शन 5 न बल कम शिगा तो से इट विल बी 14 यानी 10 न बज्याती और द 15 न वा कमी. So it will be between 10 and 15. No, option number B is correct. ये 15 होता अगर फॉरवर्ड रिएक्शन ना होता लेकिन फिर रीशेडर प्रिंसिपल ना होता. अगर इस तरह होता हाँ इस तरह होता है ना इसका मतलब ये है कि the concentration will be in between 10 and 15. Question number 95. क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम एक ओपन कंटेनर में रखते हैं किस कंटेनर में ओपन कंटेनर में तो कहता है कि ये रिएक्शन अगरचे रिवर्सिबल है अगरचे क्या है
रिवर्सिबल। और आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ना वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन ये कहता है कि जब हम इसको ओपन कंटेनर में रखते हैं तो ये रिएक्शन कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। वजह क्या है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर से एस्केप होता जाएगा। जब ये एस्केप होगा तो फिर रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा। रिवर्स रिएक्शन तो तब होगा जब ये होगा। तो प्रोडक्ट बनता जाता है, निकलता जाता है, बनता जाता है, निकलता जाता है। सो इक्विलिब्रियम इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। इक्विलिब्रियम इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड जाएगा और सारा रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए यू नीड टू हैव अ क्लोज कंटेनर। द शर्त, दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। You need to have a closed container. Question number 95 में option number D is correct. Option number D. Question number 96 में कहता है consider the exothermic reaction. ये exothermic reaction में आपने पढ़ा होगा कि जब exothermic reaction होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से फिर फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा बल्कि रिवर्स रिएक्शन होगा। लेकिन इस केस में हम टेम्परेचर को कम नहीं होने देते 500 से। वजह क्या होती है? क्योंकि टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन का स्पीड पर कम हो जाता है। एंड वी आर इंटरेस्टेड टू मेक द प्रोडक्ट इन ए शॉर्टर टाइम। तो इसका बेड रिजल्ट फिर क्या होगा? टेम्परेचर कम करने का प्रोडक्ट अगरचे ज्यादा हो जाएगा लेकिन फिर रिएक्शन कंप्लीट जल्दी नहीं होगा। तो हमारा मकसद ये है कि रिएक्शन तेज तेज हो। तो 96 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97। हम कहते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग हाई टेम्परेचर। तो पर्पस ये है कि टू कंप्लीट द रिएक्शन इन अ शॉर्टर टाइम। बेशक प्रोडक्ट की मिकदार कम हो जाएगी लेकिन खैर प्रोडक्ट कम हो जाए। प्रोडक्ट कम हो जाए मांझो वक्त ना तीर टाइम बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट जल्दी बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन NO2 NO which of the following statement is correct? Kc is independent of temperature. Kc, अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए Kc और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। हाँ, Kc बजाती कि द टेम्परेचर ज्यादा लो सरा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 98. The strongest base among them is hydride. The hydride ion hydride ion. It is a very stronger base than hydroxide ion. It is a stronger base than hydroxide ion. Because here the negative charge is on oxygen. Negative charge is on, and here the negative charge is on hydrogen. Here the electron pair is bound to oxygen. Here the electron pair is bound to hydrogen. Which one strongly binds the electron? Oxygen. So this electron pair cannot be easily donated to other species, to acid. And this is easily available. So that's why hydride is a stronger base. Question number 99. Equal masses of sucrose, glucose, starch, dash कहता है कि इनमें हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट। अब मासेस तो इन सब के बराबर बराबर हमने लिए हैं लेकिन नंबर ऑफ मोल किसके ज्यादा होंगे? जिसका मोलर मास कम होगा। चाचा मोलर मास कम ही का तो दैट विल कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। तो उसमें मोल ज्यादा होंगे तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसमें यूरिया है। यूरिया का मोलर मास इन बाकी सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 100. Boiling of 1 molar sodium chloride solution is approximately equal to the boiling point of 2 molar glucose solution. B option. दावले 1 molar sodium chloride और 2 molar glucose दे द्वारो boiling point बा यो शांति। Why? Because 1 mole of sodium chloride contains 2 moles of particles. 2 moles of particle. 1 mole sodium and 1 mole chloride.
and here 2 moles of glucose has 2 moles of particles. तो नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों में बराबर हैं, इस वजह से दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 100, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 3 मोलर शुगर सोल्यूशन। देखो, जब आप 1 मोलर सोल्यूशन बनाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से -1.86 हो जाते हैं। जब आप 3 मोलर सोल्यूशन लेंगे तो ये 3 टाइम कम हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन द रेट इज इंक्रीज 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज हाउ मेनी टाइम व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 100। तो देखो बेटा, जब आप टेम्परेचर को 10 से 100 तक ज्यादा करेंगे, 10 से 100, तो समरा चेंज दे पकिरावस तो 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब यह है कि 9 दफा आपने 10 टेम्परेचर ज्यादा किया, 9 दफा। तो हर दफा 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से रेट डबल हो जाते हैं। सो द इंक्रीज इन द रेट विल बी 2 raised to the power 9। 9 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करें, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 103, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम आयरन का एनोड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आयरन का एनोड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड जब आप इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो एनोड पर कौन सी गैस बनेगी? क्लोरीन का। और क्लोरीन जो है ये आयरन के साथ रिएक्शन करके आयरन क्लोराइड बनाएगा, तो आयरन खराब हो जाएगा, उसको जंग लग जाएगा। आपके साथ ऐसा इलेक्ट्रोड होना चाहिए जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता हो, एनोड हो। 103 की डी ऑप्शन करेक्ट है। 104, द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट टू बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड, लो कास्ट, इनर्ट बिहेवियर, all of them. Question number 105. When the certain amount of current is passed through solution of sodium chloride, sodium chloride के solution में हम current पास करते हैं, तो how much sodium is obtained? 23 ग्राम सोडियम। 23 ग्राम सोडियम मीन 1 मोल सोडियम। आप जरा देखें, सोडियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है? 1। लेकिन कॉपर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है? 2, डबल। इसका मतलब यह है कि अगर चार्ज दोनों से हम बराबर बराबर पास करेंगे तो इसका अगर 1 मोल बनेगा ना, तो इसका फिर हाफ मोल बनेगा, हाफ मोल। तो हाफ मोल। नो कम यो ऑप्शन करेक्ट है बच्चे, बी। 105 में ऑप्शन नंबर बी। 106, 2 and 2O5 ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगरचे बजाहिर आपको नजर आ रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर है। Which one is not a state function? Work is not a state function. ये आपने पढ़ा है। Which one of the following statement is not correct? Is correct. No, the मुंसरा द्रे किस्म हीट दे बच्चे, यो तो heat of fusion, the heat required to melt a solid. Heat of vaporization is the heat required to convert a liquid into vapors. Heat of sublimation is the heat required to convert a solid into gas. तो हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है ना, वो इन दोनों हीट के सम के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट ऑन न्यूट्रलाइजेशन? ये याद रखो, चिकल अमंगा एसिड और बेस खुल के मिलाऊगा ना, द प्रोसेस द सवई न्यूट्रलाइजेशन। दिस इज एक्सोथर्मिक, हीट इज रिलीज्ड। इज इट ओके? अच्छा, अब अगर ये एसिड भी स्ट्रांग है और बेस भी स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग है, नब्यावा खड़ीर हीट वर्क है। और कदा यम पकी कमजोर है, नब्यावा हीट कमीगी, और कदवाड़ा कमजोरी दी, नब्यावा ख कमीगी। उस पर से बहावरा। तो जब वीक एसिड और वीक बेस होगा तो फिर कम होगा, डी ऑप्शन। 110, 8 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस इतना हीट एनर्जी, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। तो पता है हीट ऑफ कंबशन की डिफिनीशन ये है कि जब आप किसी चीज के 1 मोल को जलाते हैं, कितने मोल को? 1 मोल।
1 मोल, लेकिन 8 ग्राम मीथेन जो है ना ये हाफ मोल है, तो 1 मोल डबल हो जाएगा ना, 16 ग्राम को 1 मोल कहते हैं ना, 16 ग्राम मीथेन को. सो इफ यू burn 1 mole of methane, that is 16 gram, the amount of heat released will be double of it. Now B option is correct. 1010 में option number B. हीट ऑफ कंबशन की डिफिनीशन अगर आपको आ रही है तो ये बात आपके लिए समझना आसान होगा. 8 gram of methane is half mole, so when you burn 16 gram, that is 1 mole, you will get double amount of heat. That heat is called heat of combustion. At STP, the density of oxygen, density of oxygen कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरह करते हैं. ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना होता है? 32 ग्राम. हाँ, और इसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब. तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. 112. Which one of the following gaseous equilibrium would be favored in the forward direction by reducing pressure? प्रेशर जब कम करते हैं ना, प्रेशर शिकला कम हुई, तो फिर सिस्टम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, और प्रेशर ज्यादा होने से उस तरफ जाएगा जिस तरफ मोल्स कम होंगे. तो यहां पर ज्यादा होने का नहीं पूछा, कम होने का. तो कम करने से द सिस्टम मूव्स टू दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर लार्जर. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 113. व्हिच वन विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन द फॉलोइंग? रिमेंबर, ये अक्सर मैं बच्चों को कहता हूं, सीधा बात है शल जलोखम को ब्याबम तासु परचा के दा खबर गलत हुई, नो दा खबर हम गलत हुई. तासु बडेर खलक दो कखैरा दो कखै छि प्रेशर ज्यादा किनो फॉरवर्ड रिएक्शन शो रिवर्स शो दासी शो आगस, लेकिन प्रेशर चेंज कोलो सर न केसी बाने असर गुर्जेगी न प के पी बदवाड़ो असर न गुर्जेगी. तो ये बात डी दे सर लान दे पोए वही पिजान मत कछदा ग्रांड कांसेप्ट देखा ना दे दा पार लग टाइम लगी. खुदा हुआ इशारा सर ने कहा है कि इस बात को गलत नहीं करना है कि प्रेशर चेंज होने से केसी या केपी पर कोई असर नहीं होता. अच्छा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस क्लोराइड एंड फास्फोरस क्लोराइड +5 पदवाड़ों के +5 देखा. देखो PCl6 पर कौन सा चार्ज है? -1. P का x है, 6 - 1 = -1. x - 6 is -1. -1 + 6 is +5. अच्छा, PCl4 पर +1 चार्ज है, तो PCl4 = 1. तो x + 4 × -1 = 1. x - 4 is 1. x = 1 + 4 = 5. तो इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का +5 होता है. क्वेश्चन नंबर 115. Which element has highest oxidation potential? हाँ, लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है. याद साथ आप अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें ना तो सबसे टॉप पर लिथियम है और सबसे नीचे फ्लोरीन है. तो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल एंड टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ये एक कॉम्प्लेक्स है. देता मंगा वाई न्यूट्रल लीगेंड, देता सही न्यूट्रल लीगेंड. कार्बन और निकल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है. तो बॉन्डिंग के लिए निकल को इलेक्ट्रॉन कौन देता है? कार्बन देता है. कार्बन वर्ता इलेक्ट्रॉन वर्क का ना. द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विद द sp3 hybridization, the tetrahedral, the electron pair is provided by whom? By not by oxygen, by कार्बन एटम. अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन ने कार्बन ने दिए हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन की ज्यादा है ना. तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, ये हम उसी एलिमेंट के साथ काउंट करते हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा हो. नो कार्बन वर्कड़िम दियो, कार्बन सर शुमारूम, निकल सर शुमार हो दे. ये ऑक्सीडेशन नंबर का रूल है कि यू हैव टू काउंट द
shared pair of electron with that element which is more electronegative. तो क्या सर बेशुमारी कार्बन सर और क्या वाला वो सर शुमारी मुख्तल कर तो न कार्बन पर चार्ज होगा न निकल पर चार्ज होगा न जीरो 116 में सी ऑप्शन इज करेक्ट 117 which one of the following substances was the maximum number of molecule तो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज्ड इन इलेक्ट्रोड इवॉल्व ये याद रखें कि जब हम कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कॉपर इज रिड्यूस्ड एट द कैथोड लेकिन सल्फेट ऑक्सीडाइज नहीं होता है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम है तो फिर पानी जो है ना वाटर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाटर इज ऑक्सीडाइज नॉट सल्फेट नो ऑक्सीजन बचरता कलेक्ट की गई एट द एनोड तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 119 ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी तो लीड स्टोरेज बैटरी में एनोड जो है ना ये भी लीड का बना है और कैथोड चीजें नो अगद लीड ऑक्साइड न जोड़ शवी ये दोनों जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं सो बोथ ऑफ देम कन्वर्ट इनटू लीड सल्फेट सो PbSO4 is formed both at anode and cathode 120 which of the following is not a redox reaction redox reaction न रहे क्या मतलब यानी जब ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का बदलता नहीं हो तो हम कहते हैं कि ये redox रिएक्शन नहीं है आपके ख्याल में कौन सा नहीं है A and C both are correct very good तो 120 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट जब अमोनिया से अमोनियम बनता है दोनों केसेस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है which species has more electron than neutrons तो देखो ऑक्सीजन में 8 एटॉमिक नंबर है 16 द मास नंबर है इसमें 8 प्रोटॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है और अतप की स्थिति दब की न्यूट्रॉन होम दे लेकिन जब ये -2 होगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे 8 + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन नो इलेक्ट्रॉन पर कितने न्यूट्रॉन नो ज्यादा शुगर नो ए ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 122 द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू which रूल ऑल ऑफ दीज रूल चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल हो चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो फिलिंग के लिए यही तीनों रूल्स जो है ना वो अप्लाई होते हैं